नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गोरखपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 1 बजे पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। तो वहीं रानीदिया स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर निकाय चुनाव के मद्देनजर बैठक करेंगे। तो 5:30 बजे गोरखपुर क्लब जाएंगे सीएम योगी। महापौर पार्षदों को लेकर करेंगे बैठक। वही गोरखपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 बजे पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का देंगे मत। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव को लेकर आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं। और गोरखपुर में आज वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर मंडल के देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर को लेकर आज वो बैठक करेंगे और बैठक में हम गुरु मंत्र देंगे कि किस तरीके से उनको चुनाव प्रचार में जाना है, किस तरीके से लोगों के घरों पे जाना है, किस तरीके से अपने आप को ओबलाइज करना है, मतलब वोटों को कन्वर्ट कराना है। उसको लेकर जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरु मंत्र देंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय कार्यालय बीजेपी का जो रानीडीहा में है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक 1 बजे से शुरू होगी। जो सबसे पहले महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर गोरखपुर, यानी कि चारों मंडल के चारों जिलों की बैठक आज वो 1 बजे से लेकर लगातार 5 बजे तक करेंगे। और 5-5:30 बजे वो गोरखपुर सिविल लाइन में एक मैरिज हॉल पे आएंगे और मैरिज हॉल पे जो है गोरखपुर क्लब पर वहां पे एक बैठक करेंगे, जिसमें गोरखपुर के जिले के महापौर प्रत्याशी रहेंगे और यहाँ पे जो जितने वार्ड के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, वो सभी यहाँ पे बैठक करेंगे और उस बैठक में भी वो गुरु मंत्र देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जो मैराथन बैठक है वो अब शुरू होने वाली है और वो 1 बजे से लेके लगातार आपको बता दें कि शाम के 6:30-7 तक चलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और यहाँ पे तमाम जो है विधायक हैं, सांसद हैं, वो और जनप्रतिनिधि हैं, सभी इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई और खासतौर पर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर गोरखपुर जिला हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महीने में 4 से 5 बार गोरखपुर का दौरा उनका होता है। तो यहाँ पे जमीन से लेके आसमान तक जो है हमेशा पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी मोड पे रहती है, यानी अलर्ट मोड पे रहती है। तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस बार और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि अभी जल्द ही जो है प्रयागराज कांड हुआ है, जिसको लेकर पूरी तरीके से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं भी कोई कसर नहीं है। जी बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर बैठक करेंगे। इस दौरान बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बता दें आपको कि तमाम विधायक, जो 9 विधायक हैं गोरखपुर के जिले के, और आपके बता दें कि महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जो विधायक हैं और सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से उनको भी जो है गुरु मंत्र देंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है किसी भी पार्टी का बहुत बड़ा बेस होता है। कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से सबको घरों में जुड़ाव होता है उसको। तो उसको लेके जो है कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से आज अपना गुरु मंत्र देने वाले हैं और गुरु मंत्र में वो बताएंगे कि कैसे आपको जनता के बीच जाना है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि चुनाव गोरखपुर में 4 मई को है और कुल 12 से 13 दिन बचा हुआ है और आज पर्चा वापसी का भी दिन है। तो कुल 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो कुल मिला के जो है अब 12 से 13 दिन के अंदर चुनाव प्रचार करना है और 12 से 13 दिन के अंदर ही सारे जो है उनके जो वोट है जो उसको अपने पाले में लाना है। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से। बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी, तो वहीं प्रचार से बसपा सुप्रीमो मायावती दूर रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में मायावती प्रचार नहीं करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ की अग्नि परीक्षा होगी, तो वहीं बसपा जल्द जारी करेगी स्टार प्रचारकों की सूची। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि अध्यक्ष विश्वनाथ की अग्नि परीक्षा इस बार रहने वाली, क्योंकि जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी बसपा। और ऐसे में जहां अब पहले चरण के चुनाव 4 मई को होने हैं, तो वहीं अब सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार से दूर रही। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बसपा में धड़ाधड़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। बसपा से निष्कासित हुए अमन मणि त्रिपाठी, तो अमन मणि त्रिपाठी को बसपा ने निष्कासित किया है। अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया है, तो अमन मणि त्रिपाठी के निष्कासित किया गया। वहीं आपको बता दें कि अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र हैं अमन मणि, नौतनवा विधानसभा से रह चुके हैं विधायक। बसपा जिलाध्यक्ष ने ये जानकारी दी है, जहां पर बसपा अब धड़ाधड़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो शुरू कर चुकी है। और ऐसे में अनुशासनहीनता के आरोप में जहां अमन मणि त्रिपाठी को निष्कासित किया गया है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से अब बसपा धड़ाधड़ जो है कार्रवाई शुरू कर चुकी है, अमन मणि त्रिपाठी को निष्कासित किया गया है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला चुनाव है विश्वनाथ पाल का, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी अगुवाई में ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार वो अपने नेताओं पर नज़र रखे हुए हैं, और इसके साथ ही निकाय चुनाव एक उनके लिए बड़ी चुनौती भी है। इसमें कई बार देखा जा रहा है कि जो कई नेता हैं जिनको हटाया गया है पार्टी से, वो कई दूसरे दलों के साथ उनके संपर्क में हैं, उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं। यही वजह है कि उनके पार्टी में छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे कि वो सब पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया कि उनके जाने से पहले ही वो खुद क्यों ना उन लोगों को पार्टी से निकाल दें। यही वजह है कि अमन मणि त्रिपाठी जो जेल में बंद है मधुमती हत्याकांड में, उनके बेटे अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज से विधायक रहे हैं। अमन मणि भी बसपा से मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, उनको भी पार्टी से हटाया गया था। और उसके बाद अमन मणि, उनके जो बेटे हैं, वो लगातार जो उत्तरांचल के उत्तराखंड के जो वो गवर्नर हैं उनके साथ संपर्क में रहते हैं। कई बार फोटो वायरल हो चुके हैं उनके, यानी कि उनके बहुत ज़्यादा अपेक्षा की जा रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। यही वजह है कि मायावती ने पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके पहले ही राजकिशोर सिंह को भी पार्टी से हटाया जा चुका है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी में भी मंत्री रहे। अभी हाल ही में 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे, और वहां से हटने के बाद लगातार कांग्रेस में बने, बहुजन समाज पार्टी में बने थे। मायावती ने उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी और मंडल का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। लेकिन इसके बावजूद उनके जो भाई हैं बृजकिशोर सिंह, वो लगातार महाराष्ट्र के सीएम के साथ उनकी फोटोज आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इसका संज्ञान लिया है बसपा सुप्रीमो ने, और इस बात के कयास लगाए हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री के माध्यम से बहुजन भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ राजकिशोर सिंह की बात की जाए तो वो लगातार शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में रहते हैं, और शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाएं बनी हुई थी। यही वजह है कि मायावती ने उनको, दोनों ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया है। न जाने अभी और कितने चेहरे हैं जिनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 ऐसे सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। कई बार उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। माना जा रहा है आने वाले समय में उन पार्टी नेताओं को भी पार्टी से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाने की। यानी कि मायावती अपने सभी नेताओं पर नजर रखे हुए हैं, कौन किसके संपर्क में है, कौन गुड़ा भाग कर रहा है, कौन किस तरह की गणित में जाना चाह रहा है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और ऐसे में पार्टी उस समय किसी भी ऐसे नेता को अपने साथ नहीं रखेगी जो दूसरे दलों के संपर्क में हो, या टिकटबाजी के चक्कर में वो दूसरे पार्टी के साथ चला जाए। ऐसे नेताओं को ही पार्टी साथ में रखना चाह रही है। लोकसभा का चुनाव जिसकी नैया पार कराई जा सके जिनके सारे। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बार मायावती जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरेंगी मैदान में। तमाम पार्टियां जो है वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुकी हैं। बसपा की किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास भी रहा है कि वो नगर निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा भाग नहीं लेती है, और खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती को अगर देखेंगे कि आप, तो लगातार कई चुनाव से उन्होंने बहुत कैंपेन नहीं की है। यहाँ तक कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ या जनसभाएं नहीं की थी। निकाय चुनाव की जिम्मेदारी इस बार नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के कंधों पर है। ये पहला चुनाव है जब विश्वनाथ पाल को उनकी अगुवाई में होगा, और क्योंकि अभी 4 से 5 महीना पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद वो लगातार जिले को भ्रमण भी कर रहे थे। अब ये पहली बार उनको चुनौती मिली है चुनाव की। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि जो बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उनके प्रत्याशियों को जिता कर लाएं। एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार जब 14 मेयर के चुनाव पर हुए थे 2017 में, उस समय करीब 12 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ऐसी मेयर की सीट भी थी जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि पिछली बार तो 2 मेयर जीते थे, लेकिन इस बार कहां से जीत पाएगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जबकि सहारनपुर से बहुत पहले ही इमरान मसूद, जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया जा चुका है। इसी तरह से अतीक अहमद, जिसको अभी मौत की घाट उतार दिया गया, उनकी पत्नी का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने उस टिकट को कैंसिल कर दिया। यानी कि कई ऐसे टिकट थे महापौर के जिस पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ऐलान कर दिया गया था। वहां पर सभी नेता तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन जो पश्चिम की सीटें हैं, माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उन्हीं सीटों पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। जी बिल्कुल, तौकीर आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त ही ये बड़ी खबर जहां बसपा लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है। तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हत्यारोपियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। तीनों हमलावरों की पुलिस रिमांड जो है वो मंजूर हो चुकी है। अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, तो हत्यारोपियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर और हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अतीक अशरफ हत्याकांड में संलिप्त तीनों आरोपियों की जो है अब पुलिस रिमांड मिल चुकी है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जागृति बता दें, जैसे बाहुबली पूर्व सांसद अतीक और उसके भाई अशरफ की खुलेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इन आरोपियों को नैनी भेजा गया था अभियुक्तों को, और जिसके बाद उनको प्रतापगढ़ जेल ट्रांसफर किया गया था। तो वहीं आज सीजीएम कोर्ट में इनको करीब 9:30 के आसपास पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस ने रिमांड कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने इसको मंजूर कर ली है। और अभी फैसला सुरक्षित है, कितने दिन की रिमांड मिली है ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, मगर सुरक्षा के कारणों से अभी इन तीनों आरोपियों को, अभियुक्तों को लेकर पुलिस यहाँ से प्रिजर्व वैन में हाई सिक्योरिटी में लेकर निकली है। जी बिल्कुल, तौकीर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड तो मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे हत्याकांड में क्या सिर्फ यही तीनों आरोपी संलिप्त थे, या इनको पूरी जानकारी किस तरह से मिल रही थी और किस तरह से इस पूरी वारदात को जो है इसकी प्लानिंग की गई, इसको अंजाम दिया क्या? अब देखिए, सवाल कई तरह के हैं, जिसमें साफ तौर पर असलहे को लेकर सवाल बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से तीनों शूटर्स के मकान पर पहुंची थी पुलिस, और वहां पर उनके खस्ताहाल मकानों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि 8 लाख 9 लाख की पिस्टल उनके पास कैसे थी। इसके अलावा शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है, उनका एक लेटर कल वायरल हो रहा था, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लिखा। उस पर उन्होंने एक संकेत दिए हैं कि इसके पीछे कई व्हाइट कॉलर ऐसे जो जिले के नेता हैं वो इस पर शामिल हो सकते हैं। यानी कि इस पूरी घटना के पीछे कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी सामने आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों शूटर भी क्या एक दूसरे के साथ पूर्व परिचित हैं या तीनों दोस्त हैं, इस पर भी सवाल है। क्या तीनों को अलग अलग हायर किया गया, सुपारी देकर हत्या कराई गई, और जो असलहे थे आखिर वो जो बैंड है इंडिया में दूसरी कंट्रीज से आए हैं, इटली से और न जाने अलग अलग देशों से, और ख़ास बात है इनकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए है। तो सवाल ज़रूर बड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास अपने घरों की मरम्मत कराने के पैसे नहीं, उन लोगों के पास इतने महंगे असलहे कहाँ से आए और किसने प्रोवाइड कराए। तो इसलिए अभी कई तरह की जांच होनी बाकी है। और जो शाइस्ता का लेटर कल वायरल हुआ, इसके अलावा जो अतीक ने एक लेटर लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट को, वो जब सामने आएगा तो ज़रूर तस्वीर साफ होगी कि इस पूरी हत्याकांड की साजिश कहाँ रची गई।
जिले में रची गई या जिले के बाहर रची गई, वो कौन लोग हैं जिनको उस अतीक की हत्या से फायदा होना था, या फिर ऐसा कुछ अतीक के पास था जो अतीक अगर मुंह खोलता तो शायद उनका कैरियर खत्म हो जाता या उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी, उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता था राजनीतिक या फिर आर्थिक। ऐसे मामलों को लेकर ही माना जा रहा है कि जब तक वो लेटर सामने नहीं आएगा जो अतीक ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस की जो उसमें रोल है वो जरूर शक के घेरे में है, क्योंकि एसआईटी ने अभी जो एसआईटी गठित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो उन पुलिसकर्मियों से लगातार पूछताछ कर रही है, उनका बयान दर्ज कर चुकी है। अब इसके बाद जो वहां के सुरक्षाकर्मी जितने भी अतीक के साथ उस दिन लगे थे उनकी भी पूछताछ हो चुकी है। अब इन शूटर्स को भी लिया जाएगा रिमांड पर, इनसे पूछताछ की जाएगी और हत्याकांड से जुड़े सभी सवाल पूछे जाएंगे। उनको असलहे किसने प्रोवाइड कराए थे, वो असलहे उनको मिले कहाँ पे, और उसके बाद इस पूरी घटना में यानी कि वो अपने अपने जिलों से कैसे निकल के यहाँ पहुंचे थे, उनको किसने मदद की थी, और सबसे बड़ी बात है हत्याकांड का उद्देश्य क्या था, उनको इस हत्याकांड के लिए हायर किया गया तो आखिर जी बिल्कुल। तो लौटेंगे आपके पास, सैयद से भी जानना चाहेंगे। सैयद, जिस तरह से अब इस पूरे मामले में जो है तीनों आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन लगातार जिस तरह से बीते दिनों भी जनता टीवी ने भी जो है शाइस्ता परवीन के वकील से बातचीत की थी, उनका कहना था कि संपर्क में वो नहीं है। ऐसे में लगातार पुलिस भी सर्च अभियान चला रही है, क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? जी बता दें कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन के वकील, हमने बात करी थी शाइस्ता परवीन के वकील विजय मिश्रा से, और विजय मिश्रा का कहना था कि शाइस्ता परवीन से हम काफी कोशिश कर रहे हैं मिलने की, मगर नहीं, मेरा 3 दिन से संपर्क हो पा रहा है, शाइस्ता परवीन हमारे संपर्क में नहीं है। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहाँ, शाइस्ता परवीन कहाँ गई, आखिर अपने वकील से संपर्क में क्यों नहीं है। इस तरह के कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। शाइस्ता परवीन, सबसे बड़ी बात है कि अपने बेटे की मिट्टी में नहीं शामिल हुई, फिर उसके बाद अपने पति की मिट्टी में शामिल शाइस्ता परवीन और जैनब जो कि अशरफ की पत्नी, दोनों नहीं शामिल। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है कि ऐसी कौन सी वजह थी कि शाइस्ता परवीन सामने नहीं आ रही, आखिर है कहाँ। क्या कई और अंदेशे जताए जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि ऐसी कई खबरें निकल के आ रही कि शाइस्ता परवीन को ऐसी क्या वजह थी कि अपने पति की मिट्टी में नहीं, क्योंकि उससे पहले दिन में चर्चा चल रही थी कि वो सरेंडर करेगी, उनके वकील ने भी मैसेज सर्कुलेट करा, मगर उसके बाद से उनका कोई पता ना होना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है आखिर वजह क्या है और शाइस्ता परवीन है कहाँ। और जो अशरफ ने लेटर लिखने की बात कही थी कि वो कोर्ट पहुंच जाएगा और सीजीएफ कोर्ट और मुख्यमंत्री पास, वो लेटर है किसके पास, क्या वो लेटर सही में पहुंच पाएगा, ये कई अपने आप में बड़े सवाल हैं। और रही बात अतीक की जो चैट्स वायरल हो रही थी कि जिसमें कहा जा रहा था कि कई सफेद पोशों के नाम हैं, और इससे पहले अतीक की हत्या से एक दिन पहले ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रेड मारी थी, जिसमें पीवीआर मॉल के यानी बिल्डर्स से संजीव अग्रवाल से भार्गव से कई बड़े लोगों के वहां रेड हुई थी। इससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जाए तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं अगर। जी बिल्कुल सैयद, आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दीजिए, वाराणसी में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था। वही G20 सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक जारी है। तो 20 देशों से आए प्रमुख कृषि वैज्ञानिक वहीं कृषि के क्षेत्र में हुए शोध पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 20 देशों से आए प्रमुख कृषि वैज्ञानिक इस बैठक में शामिल हुए हैं, जहां पर कृषि के क्षेत्र में हुए मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो वाराणसी में G20 सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज G20 सम्मेलन का आखिरी दिन है वाराणसी में, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए जागृति, पहले दिन जो जलवायु और कृषि को लेकर बैठक के दूसरे दिन जो है प्रमुख वैज्ञानिकों ने MSS के बैठक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड फिटनेस पे बैठक की, जिससे कि पूरे विश्व में मोटे अनाज व तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेके जो समस्याएं थी वो निस्तारित हो सके और समस्या का हल निकाला जा सके। उसके साथ साथ फ्रांस और भारत की जो दूसरे दिन बैठक में दूसरी वार्ता, ये स्पष्ट हुआ कि मोटे अनाज, हेल्दी फूड, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे सहमति बनी है और उससे
फ्रांस और भारत मिल के दोनों एक साथ काम करेंगे। उसके साथ साथ आज जो तीसरे दिन की बैठक है, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादन और कृषि अनुत्थान, मिट्टी जो एनवायरमेंट के असर से उत्पादन की क्षमता कम हो रही है दिन प्रतिदिन विश्व में, उस पे आज बैठक होनी है और मंथन होगा 20 देशों का कि आखिर किस तरीके से इसका हल निकाला जा सके, किस तरीके से रास्ता निकाला जा सके, ताकि हेल्दी फूड का एक संदेश पूरे विश्व को दिया जा सके। उसके साथ साथ तो 20 देशों ने एक सहमति और जताई है, जो आतंकवाद के मुद्दे पर 20 देश संयुक्त रूप से उन्होंने मुहर लगाई है कि आतंकवाद के मुद्दे पर प्रमुखता से 20 देश अब एक साथ भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और आने वाले समय में जो आतंकवाद का मंडरा रहा है उससे निपटने की एक दृढ़ संकल्प और कार्य योजना का जो है विस्तार किया जा सके, ताकि पूरे विश्व को संदेश दिया जा सके कि G20 देश जो हैं ये किसी भी हालात से निपटने के लिए सक्षम होंगे, चाहे वो मोटे अनाज, चाहे भुखमरी, चाहे फूड जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और जिस तरह से आज सम्मेलन का आखिरी दिन है, काफी कुछ इसमें चर्चा की गई। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव एस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 21 बिंदुओं पर फैसले लिए गए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवास या व्यवसायिक भवनों निर्माण के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य करती है। धामी मंत्रिमंडल में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अगला मध्य आवास विभाग का है। ये 2016 में ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी जिलों में बनी थी, आप अवगत हैं, उसमें सारा क्षेत्र ही, ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी आगे थे कि नक्शा पास करना है। फिर उसमें ग्रामीण वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, धामी कैबिनेट में बैठक हुई, कई फैसले लिए गए, क्या पूरी जानकारी? जी जागृति, निश्चित तौर पर धामी कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला इसमें यह रहेगा, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो भवन निर्माण होंगे, जो कमर्शियल भवन निर्माण होंगे, उनमें कहीं ना कहीं अब नक्शा पास करवाने की बात जरूर आ गई है। इससे साफ होता है कि जो कैबिनेट का फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में कई स्थानों पर ऐसा देखा जा रहा था कि पहाड़ी क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसे भवन निर्माण हो गए थे जहां से जो यातायात है वो बाधित हो रहा था, काफी जाम की समस्या हो रही थी। तो कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 50 मीटर की जो दूरी है उसमें अब जो भवन निर्माण किया जाएगा, 50 मीटर की दूरी सड़क से जो ली गई है, वहां पर अगर जो भवन निर्माण किया जाएगा उसका नक्शा पास करवाना होगा। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में 100 मीटर का जो वो रेंज रखी गई है कि 100 मीटर के दायरे के बाद ही जो 100 मीटर के रेंज के बाद ही नक्शा पास कराया जाए। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला है। 2016 आम लोगों, आम जनता का विरोध उसमें देखने को मिला था, और इसके बाद अब जब धामी कैबिनेट में यह फैसला पास हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण यह माना भी जा रहा है, क्योंकि यातायात की एक बड़ी समस्या जरूर आती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग निर्माण कर लेते थे बिना नक्शा पास करवाए। जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, वाकई ये सराहनीय कदम है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।